जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने सही पढ़ा, पेपर से पहले पेपर लीक। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 31 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैथ के, और वे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बट संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन सवाल टाइप वही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हर एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक जो है कार्य किया। उन्होंने जो है 15 दिनों तक कार्य किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहां पर देखिए, हरीश और विमल दोनों लोग मिलकर के कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? 15 दिन तक कार्य किया। तो एक दिन में 1/20 कार्य करेंगे, तो 15 दिन में 15/20 कार्य करेंगे। तो इन्होंने कुल टोटल कितना कार्य कर दिया? 5 × 15, 5 × 4 = 20, 3/4 कार्य कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा? तो हर और अंश का अंतर कितना है? 1। तो 1/4 कार्य शेष बचा। मतलब यही 1/4 कार्य हरीश विमल चला जाता है, तो हरीश अकेले 10 दिन में करता है। संपूर्ण कार्य हमेशा 1 होता है। 4 इधर जाएगा तो 1 = 40 आ जाएगा। मतलब संपूर्ण कार्य हरीश जो है अकेले 40 दिन में करेगा। तो 40 दिन ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है कि यदि √3 के पावर n दिया है बराबर 729 है, तो n का मान पूछा है। आपको ये यहां पर बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। यहां पर √ में 3 के पावर n दिया है और बराबर 729 दिया है, तो n का मान पूछा है। एक बात याद रखिएगा, अगर इधर से जब हम √ हटाते हैं तो उधर स्क्वायर बनता है, और इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर √ बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे ही ये √ हटाएंगे ना, तो 3 के पावर n बराबर √ हटाया तो इधर स्क्वायर हो गया। तो और स्क्वायर होगा तो यहां पर जो है 729 के पावर स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसके बाद यहां पर देखिए, तो 3 के पावर n बराबर 729 को तोड़ेंगे तो आपको पता है ये 27 का स्क्वायर है और 27 3 का क्यूब है। मतलब कि 3 के पावर 3 और इसके पावर 2, तो 3 3 के 9 का स्क्वायर 27 हो गया। और इन दोनों के पावर जो है, इनके पावर 2 है। तो यहां पर आपका बन करके आ जाएगा 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। तो 3 के पावर क्या आ गया? 12। तो आपको गणित में छोटी सी बेसिक चीज पता होगा कि जब आधार बराबर होता है तो घात बराबर लिख सकते हैं, और घात बराबर हो तो आधार बराबर लिख सकते हैं। तो आधार 3 3 बराबर है, तो हम n बराबर 12 लिख सकते हैं। तो n का मान आ गया 12। 12 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों, ये जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये हर क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर ये ना सोचिएगा कि ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये हर एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है। तो यहां पर क्या कह रहा है, आपको HCF LCM दिया है और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आपको LCM HCF में एक फार्मूला याद रहना चाहिए कि होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहली संख्या यहां पर 42 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, और LCM 84 दिया है, और यहां पर HCF 6 दिया है। लिख दीजिए, काट देंगे, आ जाएगा 42 गुना के 84। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 6 गुना के 12। मतलब दूसरी संख्या 12 थी दोस्तों, 12 ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि x² y² प्लस 1/x² बराबर 83 दिया है, तो xy माइनस 1/xy का मान पूछ रहा है। यहां पर ये बताइए, ये x² y² है, तो क्या हम इसको xy के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं? इस तरह से कोष्टक बंद करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर लगेगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर हो गया।
यहां पर प्लस कीजिए, इसी तरह से इसको लिखेंगे। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, आप यहां पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। कमी क्या है? -2ab की कमी दिख रही है। मतलब कि इसमें अगर हम लोग क्या करें, 2 घटा दें, 2 घटाएंगे और 2ab होता है ना, तो ab का मान xy है और b का मान 1/xy है, तो xy से xy कट जाएगा। ठीक है, xy से xy कट जाएगा। और यहां पर जो है, जब मैंने 2 इस पक्ष से घटाया तो उस पक्ष से भी 2 घटाना पड़ेगा, तो 83 में से हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, और 2 घटाएंगे तो ये आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और उधर 81 बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a का मान xy है और b का मान 1/xy है, और इसको होल स्क्वायर बराबर, ये पूरा टोटल फार्मूला बन रहा है। ठीक है, आप ये ना सोचिएगा कि 2 कहां चला गया, 2 फार्मूले में आ गया। ठीक है, 2 फार्मूले में आ गया, और इधर 2 घटाया तो उधर भी 2 घटाया तो आ गया 81। और मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो xy माइनस 1/xy बराबर 81 का वर्गमूल होगा तो 9 आ जाएगा, और इसी का मान पूछू तो 9 आया है, और 9 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। ये कौन है? ये महिलाएं हैं, और ये कौन है? ये पुरुष हैं। ये वोमेन है और ये मैन है। तो ये वोमेन और मैन का जो अनुपात दिया है, महिला पुरुष का अनुपात दिया है, तो अनुपात में संख्या निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होती है तो इसलिए हम जो है उनके साथ यक्स लगा लेते हैं, मतलब कोई भी चर संख्या लगा सकते हैं क्योंकि निश्चित नहीं होता है अनुपात में। तो ये बताइए पुरुष कितना है? 3x, और यहां पर कह रहा है पुरुष कितना है? 90। इसका मतलब यही 3x पुरुष 90 पुरुष के बराबर है। अब यहां पर काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहां पर पुरुष, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को कुल संख्या पूछ रहा है, मतलब महिला पुरुष मिला करके। महिला कितना? 2x, पुरुष कितना? 3x, तो 3 2 5x, मतलब कि कुल जनसंख्या 5x है और x का मान 30 है, तो 5 गुणे 30 25 150, 150 ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल दिया है 154, तो 154 दिया है तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि 22 पाई का मान 22/7 होता है, तो इसको 22/7 लिखेंगे, गुणे आर स्क्वायर करेंगे बराबर 154। अब यहां पर देखिए, इसको काटेंगे 22 से, तो 22 सते 154, आर स्क्वायर बराबर 7 का गुणा होगा 49 हो जाएगा, और आपको पता है स्क्वायर घटाएंगे तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, मतलब आपका त्रिज्या निकल करके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया तो परिधि निकाल सकते हैं। परिधि की फार्मूला क्या होता है? तो परिधि बराबर होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ये वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है। अब यहां पर कर दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7, 7 से 7 कटेगा, 22 गुना के 44, 22 गुना के 44 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन जो हैं रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यही प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। किस टाइप के, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक बार देख लीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों का जो है एक बार अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर क्या दिया है? एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है दोस्तों कि सीपी माइनस एसपी बटे एसपी इंटू 100, ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर माइनस में आएगा
तो लाभ हानि होगा, और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। सीपी कितना है 20 वस्तु, तो 20 माइनस एसपी कितना है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 बट्टे में यही एसपी नीचे हो जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 20 में से 15 जाएगा, 5 आएगा, प्लस में आएगा, ये पता चल गया कि लाभ होगा, मतलब लाभ होगा, और लाभ सभी में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 यही 15, 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 मतलब कि 33.33। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एक तरीका और होता है, ये तरीका क्या है, आप रेशियो से लगा सकते हैं। क्या कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए, 5 चौक को 20, 5 ते 15। अब इसको रेशियो में बदलिए, अनुपात में बदलिए। अनुपात में कैसे बदलेंगे, तो सीपी को यहीं रहने दीजिए, एसपी को इधर लाएंगे तो अनुपात लगा करके लिख लेंगे, और चर वाली संख्या को यहीं पर रहने दीजिए, अनुपात लगा करके 4 को उधर लिख लेंगे। जो पहले स्थान पर है वो सीपी है, जो दूसरे स्थान पर है वो एसपी है। सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4, मतलब 3 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेचे तो लाभ हुआ 1 रुपया का, और लाभ प्रतिशत निकालते हैं क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 3 है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो आ गया 33 सही, मतलब कि 33.33%। रेशियो से भी लगा सकते हैं, ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ट्रिक याद है, ठीक है, नहीं याद है रेशियो का उपयोग कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों तरीकों में सेम समय लगने वाला है, ज्यादा का अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये बताइए, कह रहा है कि 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, मतलब हर मिनट में 2 गुना हो रहा है, और बता दिया कि 30 मिनट में टोकरी भर जाती है, इसका मतलब आधा 29वें मिनट में भरा रहा होगा, तभी तो आधा मान लीजिए, आधा 29 मिनट में भरेगा, तभी तो जाकर के वो आधा और फिर 30वें मिनट में आधा और मिलकर के जो है 30 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो सिंपल सी बात है 29 मिनट में भरेगा, तो 29 मिनट यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है सरलीकरण का है। यहाँ पर देखिए आपको पता ही होगा कि सरलीकरण का एक नियम होता है, का को पहले तोड़िए तो पीछे 2 भाग, गुणा करो जोड़ के ऋण को दियो घटाए। मतलब सबसे पहले का को तोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। लेकिन जब कोष्टक की बात आती है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, पहले सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं। तो यहाँ पर छोटा और बड़ा कोष्टक ही है, तो सबसे पहले इन्हें हल करेंगे और फिर इसके बाद का को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये अगर इसको अगर ए मानते हैं और ये बी मानते हैं तो यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी बी होगा। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि आपका ये बना एक कोष्टक में ए प्लस बी और ये बना एक कोष्टक में ए माइनस बी, और आपको पता है कि फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। मतलब कि यहां पर हमारा फार्मूला बन गया 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और बड़ा कोष्टक में ये बंद होगा का 13 + 15। अब यहां पर जो है जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 दूना के ये हो गया 18, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 18 में से 4 जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको हल करने के बाद आया 14। अब 14 का 13 + 15 करना है। अब यहां पर देखिए 13 का गुणा, अब इसमें सबसे पहले इनको जोड़ेंगे नहीं, पहले का को तोड़ेंगे फिर इसके बाद जोड़ेंगे। तो यहां पर 13 का गुणा 14 में करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 तक पूरा कर दिए हैं, एक बार और करना है तो 169 में 13 जोड़ दीजिए, 169 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, और 182 में 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7, इकाई अंक 7 है, और इकाई अंक 7 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी मतलब 197 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है
तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उम्मीदवार जो है 100% थे, उम्मीदवार जो है 100% थे, इसमें से उत्तीर्ण कितने हैं 60%, मतलब पास 60% हैं, तो फेल कितने हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण कितने हो गए 40%। और ये 240 कौन है, अनुत्तीर्ण वाले हैं, मतलब यही 40% 240 के बराबर है। काटेंगे कितना बार में कटेगा 60 बार में, 1% बराबर क्या आ गया 60 आ गया। पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 60% है, मतलब 1 को 60 बना दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 60 से गुणा करेंगे, जब दोनों में 60 से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 60% बराबर 6 6 36, 6 6 36। अच्छा यहां पर 60 बार में नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा, 0 से 0 मैंने काटा नहीं, 0 से 0 मैंने जो है काटा नहीं हूं, यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा तो 6 आएगा। मैं कह रहा हूं कि 3600 क्यों आ रहा है, 360 यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। काटते समय थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि संख्याएं कौन सी कट रही हैं कौन सी छूट रही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या यहां पर पूछा है कि एक कालीन की लंबाई 20 सहित 5/2 मीटर है, कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई, जो छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं उनकी लंबाई 4 सही 1/2 मीटर है, तो काटे जा सकते हैं, मतलब कितने छोटे छोटे टुकड़े 4 सही 1/2 मीटर के काटे जा सकते हैं यदि कालीन की लंबाई अगर 20 सही 5/2 है। तो जैसे दोस्तों यहां पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर मान लीजिए 20 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, और आपको कह दिया कि 4-4 मीटर का काटिए, तो आप क्या करेंगे उसमें जो है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 4-4 मीटर का काटिए और कितना कपड़ा बनेगा काट करके, तो आप कहेंगे कि 5 कपड़ा बनेगा। तो कैसे 5 आ गया, आपने 20 में 4 से भाग दिया, तभी तो 4-4 मीटर का काटेंगे तो 5 कपड़ा बनेगा 4-4 मीटर का। तो यहां पर क्या समझ में आया, यहां पर समझ में ये आया कि 20 गुना के 40 5 45/2 में छोटे कपड़े के टुकड़े से भाग देना है, 2 चौको 8 1 9/2 से भाग देना है। और आपको पता होगा जब भाग को हम लोग गुणा करते हैं, भाग को गुणा करते हैं तो भाग वाले के आगे वाली संख्या भाग के बाद वाली संख्या पलट जाती है, मतलब 2/9 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, 9 से कटेगा 5 बार में, मतलब कि 5 टुकड़े बनेंगे और 5 टुकड़े ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात, मतलब दो संख्याओं के बीच, मतलब दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो वे संख्याएं कौन है। तो संख्याएं अनुपात में दिया है तो निश्चित नहीं है, अनुपात में जब होती है तो उसके साथ हम लोग चर संख्या लगा लेते हैं। इसका मतलब 3x और 5x, 3x और 5x का एलसीएम दिया है 120। तो जरा ये बताइए 3x और 5x का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 15 और यक्स से एक बार में कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 15x आएगा। कैसे आया है यहां पर समझ लीजिए, एलसीएम आप ऐसे ही ना निकालते हैं, यक्स से कट रहा है, यक्स से काट दीजिए, 3 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, कट गया। अब इनका गुणा करेंगे, 5 15x, मतलब कि एलसीएम कितना आ गया 15x, और एलसीएम यहां पर कितना है 120, मतलब यही 15x 120 के बराबर है। काटेंगे x बराबर 15/120, मतलब कि x का मान 8 आ गया। दोनों संख्याएं कौन है, तो दोनों संख्याएं 3 और 5 के रेशियो में है, मतलब 8 3 के 24, 8 5 40, 24 40 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो 24 40 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि बड़ी संख्या आपके पास, बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है।
यहां पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 1540 है, दोनों संख्याओं का अंतर 1540 है। अब इसके बाद ये मान लीजिए कि समीकरण नंबर हो गया 1। अब यहां पर जो पहले कहा था कि जब आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे थे ना, तो शेषफल 5 बच रहा था और भागफल 6, तो शेषफल इसमें से क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और शेषफल घटा लेंगे तभी तो संख्या पूर्ण रूप से कटेगी। मतलब कि शेषफल पहले घटा लेंगे और फिर जब x माइनस 5 में हम y से भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, तो भागफल क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। मतलब इसको हल कीजिए तो क्या बना, x माइनस 5 बराबर 6y, मतलब x माइनस 6y बराबर 5 उधर जाएगा, प्लस 5 समीकरण नंबर 2। अब यहां पर जो है x माइनस 6y बराबर 5 आ गया और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण दोनों को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों प्लस में है, इनको काटने के लिए, ये दोनों सेम है तो इनको काटने के लिए समीकरण को जोड़ा जाए कि घटाया जाए, तो समीकरण को घटाया जाए। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो इन दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, तो घटाएंगे तो प्लस माइनस का मिलके यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये x और ये x कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, यहां पर माइनस वाई में से प्लस 6y घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस 5y आएगा, और यहां पर 1540 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1535 आएगा। काट दीजिए, y बराबर आ जाएगा 5 × 15, 5 × 7 105। छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या y थी, y का मान 307 आया, 307 ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, हर सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर जो है त्रिकोणमिति से पूछा है, क्या कर रहा है, साइन 23 डिग्री, मतलब कि साइन 23 डिग्री बटे कास 67 डिग्री प्लस कास 71 डिग्री बटे साइन 19 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आपको त्रिकोणमिति लगाना है तो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। क्या होता है, कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बताइए, ये जो साइन 23 लिखा है, साइन 23 को हम लोग यहां पर, चलिए यहां पर लिख देते हैं, विस्तार से लिख देते हैं ताकि हर स्टेप समझ में आए। साइन 23 को क्या हम लोग 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 ही आएगा ना। अब चलिए यहां पर बट्टा में कीजिए, कास को क्या लिख सकते हैं, कास को क्या लिख सकते हैं, तो कास यहां पर रहने दीजिए, कास को कास रहने दीजिए, क्योंकि अब ये कास थीटा बन गया है, मतलब कास 67 बन गया है, तो इसको नहीं चेंज कीजिए, इसको जो है कास 67 रहने दीजिए, कास 67 रहने दीजिए। अब ये थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह नहीं है, ये फार्मूला यहां पर लिख लीजिएगा। अब यहां पर प्लस है, अब देखिए यहां पर साइन थीटा नीचे है ना, तो आप साइन को चाहे कास में बदलिए चाहे कास को साइन में बदलिए, तो चलिए कास को साइन में बदलते हैं। तो कास को साइन में बदलेंगे तो क्या हम लोग कास 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 19 घटाएंगे तो 71 ही आएगा, मतलब कि कास 71 ही ये लिखा गया है, बस 90 में से घटा करके लिखा गया है, और बटे में क्या है, साइन 19, साइन जो है 19 डिग्री। ठीक है, ये है। अब ये पता है ये कौन है, ये थीटा का मान है, ये कौन है, ये थीटा का मान है, मतलब हम साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 67, मतलब हम लिख सकते हैं कास 67 डिग्री बटे कास 67 डिग्री प्लस 90 कास 90 माइनस 19 मतलब थीटा, कास 90 माइनस थीटा को क्या लिखते थे, साइन थीटा, और थीटा का मान 19 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 19 डिग्री बट्टे साइन 19 डिग्री। अब यहां पर देख रहे हैं सेम सेम है, कट जाएगा तो ये भी एक बन जाएगा और ये भी एक बन जाएगा, तो एक एक मिलके क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न दिया है कि छात्रों की कक्षा में राजेश का स्थान जो है ऊपर से 15वां और प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, नीचे से जो है 25वां है। तो कह रहा है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य में 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? अब यहां पर समझिएगा क्या कह रहा है, राजेश ऊपर से कौथा है, राजेश ऊपर से कौथा है 15 है, प्रकाश नीचे से कौथा है 25 है। तो चलिए यहां पर राजेश, यहां पर कौन है, प्रकाश है और इसका स्थान 25 है। फिर क्या कह रहा है, ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे, मतलब यहां से यहां तक ज्ञान जो है 10वां स्थान है, मतलब यहां से यहां तक हम ज्ञान को कह सकते हैं कि 25 10 ज्ञान का नीचे से 35वां स्थान है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि राजेश और ज्ञान मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इसमें कितने लोग हैं, 10 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो यहां से यहां तक कितने छात्र, 15 छात्र, यहां से यहां तक कितने छात्र इनके बीच में, तो 10 छात्र, प्लस यहां से यहां तक कितने छात्र 10, आया तो क्या कीजिए यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक 35 छात्र जोड़ लीजिए, 15 10 25 और 25 35 60, तो कुल पंक्ति में छात्रों की संख्या हो जाएगी 60 छात्र, मतलब कुल 60 छात्र थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहां से आ गया इसमें, चलिए तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहां पर जो है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर अगला प्रश्न दिया है कि 5000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है दोस्तों 3 वर्ष का दिया है, अंतर पूछ रहा है। सिंपल सा ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे ना, तो एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, ट्रिक याद रख लीजिएगा, क्या है, मूलधन कोष्टक में r/100 के पावर 2, r/100 के पावर 2, अंतर बराबर, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बराबर आपका ट्रिक बनेगा मूलधन कोष्टक में r/100 के पावर, मतलब दर बटे 100 के पावर 2। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए दिया है, तो 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक बनता है, तो 3 वर्ष के लिए याद रखिएगा अंतर बराबर, अंतर मतलब किसका, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का, क्या बनेगा, PR² कोष्टक में 300 प्लस r/100 का क्यूब। ये ट्रिक याद रखिएगा। वैसे आप एक बार साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, अगर ट्रिक याद है तो एक के बार में लग जाएगा। देखिए कैसे, P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है, चलिए यहां पर लगा देते हैं, P का मान दिया है 5000, ठीक है, R का मान दिया है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 300 में R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। अंतर ही पूछा है, अंतर ही निकल करके आएगा। अब यहां पर देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो 100 का गुणा कितना बार होगा, 3 बार होगा। यहां पर देखिए 2 0 से 2 0, 100 से 100 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 31 बचे तो 5 1 कम 5, अब 5 3 15, 155, मतलब कि 3 वर्ष में 10% की दर से 5000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए आएगा। 155 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आ जाएगा। मतलब आपको अलग से ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना साधारण ब्याज निकालना है, बस ट्रिक याद रखिए, 2 वर्ष के लिए ये लगाइएगा, 3 वर्ष के लिए ये लगाइएगा। और ये ट्रिक और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है कि 2 समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के परिमाप दिया हुआ है, क्रमशः 48 और 24 सेंटीमीटर है। यदि XY का मान 12 सेंटीमीटर है
तब पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुज है दोस्तों, मतलब समान रूप में दिखने वाले त्रिभुज हैं, मतलब समान रूप में जो है दिखने वाले त्रिभुज हैं। बट मान लेते हैं ये पी क्यू आर वाला त्रिभुज है और ये एक्स वाई जेड वाला त्रिभुज है, और कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप जो है 48 है और इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 24 है। आप एक चीज देख रहे हैं, ये त्रिभुज इसी के समान दिख रहा है, बट ये इसका दोगुना है, तो दोगुना है तो इनकी भुजा भी इनसे दोगुना होगी। मतलब यहां पर एक्स वाई का मान दिया है कितना 12 दिया है, तो पी क्यू का मान कितना होगा, तो परिमाप दोगुना तो पी क्यू का मान भी दोगुना, तो 12 दुना के 24 और पी क्यू का ही माप पूछा था, मतलब पी क्यू का माप 24 होगा। 24 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है विपरीत दिशा में, मतलब ये ट्रेन इधर चल रही है और ये वाली ट्रेन जो है इधर चल रही है, इसकी चाल 80 है और इस वाले की चाल मानते हैं 70 है। ठीक है, कह रहा है ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ठीक है, कह रहा है कि चलो ये ट्रेन बी को पार करती है, दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, मतलब 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो चालों का योगफल लेते हैं, तो यहां पर चालों का योगफल लेंगे तो ये ट्रेनें एक दूसरे को ही पार कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर की दूरी ही तय करेंगी, मतलब अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेंगी। मतलब अगर हम लोग दूरी बराबर चाल गुणे समय रख करके निकालेंगे ना, तो जो दूरी आएगा वो यहां से यहां तक की ट्रेन का आएगा, और इन दोनों ट्रेनों में से ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर यहां पर दे दिया है, तो इस वाले का निकालना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहां से यहां तक का निकाल लेते हैं और ये वाला घटा देंगे तो बी का आ जाएगा। तो यहां पर देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या हो जाएगी, तो चाल जुटेगी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तो 80 70 कितना होगा, 80 70 8 7 15 150 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो आपको समय दिया है ना एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड दिया है, मतलब समय सेकंड में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप क्या कीजिए चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए ताकि सेकंड का गुणा करके दूरी मीटर में ज्ञात कर सके। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। समय कितना है 30 सेकंड, काट दीजिए यहां पर देखिए 36 18 6 5 30 और 3 5 15 5 5 25 और 25 5 125, मतलब 1250 आ गया। यहां से यहां तक दूरी क्या निकल करके आई 1250, और यहां से यहां तक का क्या है 300, तो यहां से यहां तक का क्या हुआ, तो 1250 में से 350 घटाए 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 3 12, मतलब 950 आएगा। तो इसकी दूरी कितना आ जाएगी 950 मीटर, 950 मीटर ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता मतलब उसका आयतन 2376 घन मीटर है, यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई, गहराई मतलब उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहां पर आयतन दिया है तो आयतन का आयतन बराबर आयतन लिखिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2376 दिया है। अब यहां पर देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 21 दिया है और 21 दो बार है तो दो बार कर दीजिए गुणे एच बराबर 2376। अब यहां पर देखिए यहां पर काटिए, यहां पर देखेंगे 7 त्रिके 21, 11 दूना के 22 और यहां पर 11 से काटिए तो 11 दूना के 22, 11 एक कम 11 और 11 6 66, 3 से काटिए 3 7 21, 3 दूना के 6, फिर 2 से काटिए तो कितना बार में कटेगा 2 3 6 2 6 12, फिर कट रहा है ये 3 7
21 और 12 तिहाई 36, मतलब h बराबर 12/7 आया। 12/7 नहीं दिया है, दशमलव में दिया है, काट के लाइए दशमलव में, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, 5 बचेगा, दशमलव लगेगा, 50 हो जाएगा, 7 सते 49 बार जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, मतलब 1.71 मीटर आएगा। तो 1.71 मीटर यही ऊंचाई आया है। तो ऊंचाई ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 50 है, संख्याओं का अनुपात क्या कीजिए। जब दोस्तों यहां पर x और y का मान बराबर हो ना, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, मतलब 25 15 40 का आधा 20, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का घटा करके आधा करते हैं। तो दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 का आधा 5 आएगा, काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 एक कम 5, 4:1, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कैसे आया, कैसे मैंने किया। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 25 दिया है और उनका अंतर कितना दिया है 15 दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं x x बराबर है, y y बराबर है, समीकरण नंबर 1 का भी, समीकरण नंबर 2 का भी। तो जब दोनों x y बराबर होते हैं ना, तो बड़ी संख्या अगर निकालना होता है तो हम लोग समीकरण को जोड़ते हैं, और समीकरण को जोड़ेंगे ना तो ये 25 + 15, मतलब दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या आती है, और वही मैंने यहाँ पर किया तो 20 आया। और छोटी संख्या जब निकालना होता है तो दोनों को घटा करके, क्योंकि समीकरण को इस दशा में घटाते हैं तो 25 में से 15 घटेगा, मतलब दोनों का अंतर तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 5 आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, तो अनुपात में बदलेंगे, 4:1 आ जाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि x + 1/x बराबर 9 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपसे कह रहा है ये a + b का होल स्क्वायर पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो पता है क्या करते हैं, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 2ab मिलेगा, मतलब कि 2 9 के स्क्वायर में से इस दशा में 9 के स्क्वायर में से 2 घटाना होता है, तो कितना आएगा 79। जो समझ रहे होंगे बिना पेन चलाए लगा देंगे इस प्रश्न को, लेकिन देखिए कैसे, यहां पर समझिए, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में बराबर कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप करिए दूसरा तरफ नहीं किए, दोनों तरफ कार्य कीजिए ताकि संख्याओं पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो x² + 1/x² + 2ab, मतलब ये a है और ये b है, तो 2ab बराबर 81, x से x कटेगा, +2 उधर जाएगा तो x² + 1/x² बराबर 2 उधर जाएगा, 81 में से 2 घटेगा, तो यही चीज मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, 79 आएगा, 79 ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है। सवाल सिर्फ देखने में जटिल लगते हैं लेकिन होता नहीं है, आपका जवाब आपके प्रश्न में ही छुपा होता है, बस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर, अब बट्टे में 0.27 + 0.13 दिया है। जिसको दिख रहा होगा ना वो देखेगा कि a - b का होल स्क्वायर, a² - b² बन रहा है, मतलब एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a + b कटेगा, मतलब a - b करना है, मतलब 27 में से 13 घटाना है, 14 आएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो करना है। यहाँ पर देखिए ये a² है और ये b² है। अब इसको करेंगे तो एक कोष्टक में a + b लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, ये एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे तो 0.27 माइनस 0.13, और बट्टे में क्या दिया है 0.27, मतलब वही 27 प्लस 0.13। आप देख रहे हैं ये सेम है, कट जाएगा, मतलब 0.27 में से 0.13 घटाना है तो 0.14 ही आएगा, वही चीज मैंने समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर त्रिकोणमिति से पूछा है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं रेलवे में जो है
त्रिकोणमिति से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिया। आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा और त्रिकोणमिति में जितने फार्मूले हैं दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले का त्रिकोणमिति आप नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 दिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि टेन 60 थीटा, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो टेन स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इस 30 का 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ये एक साइड रखे रहिए, अभी बता रहे हैं। यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्यों वर्ग करेंगे, तो जा करके हमारा टेन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये तो होल स्क्वायर बन गया, और जब होल स्क्वायर बन गया तो फार्मूला क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन काट थीटा, क्या बनेगा, प्लस 2 टेन काट थीटा, यही बनेगा, ठीक ना, 2 टेन थीटा और काट टेन थीटा, ये बनेगा। और आपको पता है कि टेन थीटा बराबर 1/काट होता है और काट थीटा बराबर 1/10 होता है। तो यहां पर आप, ठीक है, ये जो है इसके बराबर में 5 है ना, तो 5 को लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब आपको यहां पता है कि काट से टेन कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि आप काट को 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो आपका यहां पर क्या निकल करके आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो 23 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा नहीं है, हमको तो इसका मान पूछा है। तो चलिए कोई बात नहीं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान 60, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना निकल करके आया, 3। मतलब इसके स्थान पर हम लोग 3 रख सकते हैं और बराबर 23, 3 दूना के 6 और 6 उधर जाएगा, यहां पर जो है 6 उधर जाएगा, नहीं 1 मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, ये मैंने इधर क्या किया, 2 टेन स्क्वायर थीटा जोड़ा ना, तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, उधर भी जो है जोड़ना पड़ेगा। तो 2 टेन थीटा स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 2 लिख दिए, और टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो अब यहां पर जो है मान नहीं रखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, यहां पर समझिएगा, 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसी का मान निकालना था। इसका मान 23 आया था और इसका मान 2 गुणे 3 आया है, तो मैंने रख दिया, 3 दूना के 6, 23 6 कितना आ गया, तो 23 6 29 आ गया, 29 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर 29 ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, उसी दिन अनुपस्थित होने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं, 48, उपस्थित कितने हैं, 3/5, तो अनुपस्थित कितने हैं, तो 5/8, 3 और 5 का अंतर कितना है, 3 और 8 का अंतर कितना है, 5, तो 5/8 अनुपस्थित है। इसका मतलब कुल छात्रों का 5/8 निकालेंगे तो अनुपस्थित वाले छात्रों की संख्या आएगी, 8 6 48, 6 5 30, तो 30 यहां पर ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन 4 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का दिया है। क्या कह रहा है, पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, तो 3 3 के 9, 9 में 17 जोड़ेंगे, 17 9 26, तो और यहां पर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 और 14 जोड़ देंगे तो 210, मतलब 14 15 यम 210 होगा, माइनस 30 और प्लस इस कोष्टक को हल किया तो क्या आया, 3 3 के 9 और 17 26, मतलब कि 26 और 210 जोड़ के प्लस प्लस वाले को जोड़ करके अब माइनस वाला घटा लेना है।
तो 236 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 206 आएगा। और 206 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मतलब मान लेते हैं ये खंभा है और खंभे से कितना मीटर दूर? 20 मीटर दूर। जो खंभे का उन्नयन कोण है ना, जो खंभे का उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो जब ये 45 डिग्री है तो आपको पता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो ये भी कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। और जब ये कोण बराबर है, ये कोण अगर बराबर है तो दोनों की भुजा क्या होगी? बराबर ही होगी। मतलब दोनों कोण के सामने वाली भुजा बराबर होगी। तो ये वाली भुजा 20 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? वो भी 20 ही होगी। और खंभे की ऊंचाई यही है तो खंभे की ऊंचाई पूछा है, खंभे की ऊंचाई 20 आएगा तो 20 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि गणित में एक कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया है। ठीक है, और आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या बताया था? बहुलक मतलब बहुत बार, जो बहुत बार संख्या में आया हो। तो बहुत बार कौन आया है? 43 एक बार आया है, 44 भी एक बार आया है, 65 2 बार आया है, 41 एक बार है, 53 एक बार है, 62 एक बार है। तो 2 बार 62 आया है। ज्यादा बार कौन आया? बहुत बार कौन आया? 65। तो 65 इस छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक 65 होगा। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा करते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहां पर समझिएगा, कह रहा है या तो पुरुष से कराइए या तो महिला से। अगर पुरुष से कराएंगे तो 15 मजदूर लगाना पड़ेगा, 15 कर्मचारी, या महिला से कराएंगे तो 20 महिला लगाना पड़ेगा, मतलब 20 कर्मचारी लगाना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 15 मैन बराबर 20 वुमेन है। मतलब जिस कार्य को 15 पुरुष करेंगे उसी कार्य को 20 महिला कर सकती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 आदमी बराबर 4 महिलाएं आ गई। अब इस कार्य को आप दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं, या तो महिला से कराइए या तो पुरुष से। तो चलिए पुरुष से करा देते हैं। 15 पुरुष करेगा तो कितना दिन में करेगा? 26 दिन में। जिस कार्य को 15 पुरुष 26 दिन में कर रहा है उसी कार्य को 30 पुरुष और क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। मतलब 30 पुरुष भी करेंगे और 12 महिला भी साथ में करेंगे। तो ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, तो महिला को भी पुरुष में बदलना पड़ेगा। तो 4 महिला बराबर 3 पुरुष, तो 12 महिला बराबर, तो 4 3 12, 3 3 9 पुरुष। मतलब कि 4 महिला बराबर 3 पुरुष, तो 12 महिला बराबर 9 पुरुष। तो यहां पर 9 पुरुष और हो जाएंगे। मतलब 39 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये लोग 26 दिन में कर रहे थे तो ये लोग x दिन में करेंगे। काट दीजिए, यहां पर देखिए 13 दुना के 26, ये 39 है तो 13 तिया 39 और 3 5 15, x बराबर क्या आ गया? 5 गुना के 10। मतलब कि 10 दिन में करेंगे और 10 दिन ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर है। उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर है। हाँ, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है यहां पर। ठीक है ना, मतलब किनके बराबर है, किस ऑप्शन के बराबर है उनके व्युत्क्रमों का योग, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए
कि जब योग और गुणनफल दे देना और व्युत्क्रमों का जब योग पूछे तो हमेशा योग बटे गुणनफल ही आपका आंसर होता है। योग बटे गुणनफल ही आपका आंसर होता है। मतलब 16/63 ही आपका आंसर होगा। 16/63 ये दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप कहेंगे कैसे आया, तो चलिए दिखाते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, एक्स वाई मान लिया कि दोनों संख्याएं हैं, इनका योग 16 है, इनका गुणनफल कितना है, 63 है। तो कह रहा है कि ये जो दो संख्याएं थी ना, एक्स और वाई, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, वाई का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होगा, y बटे 1 था तो 1/y हो जाएगा। इनको हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान 16 है और एक्स वाई का मान 63 है। तो 16/63 वही मैंने लिखा, तो 16/63 ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, तो अगला प्रश्न दिया है 250 का 27% निकाल करके 1000 का 0.02% निकाल करके घटा करके बताना है क्या आएगा। मतलब कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। यहां पर देखिए 250 का 27% निकालिए, ठीक है, निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का गुणा कीजिए, 10 से भाग दे लेंगे, ठीक है। 25 सत्य कितना होगा, तो 25 छक 150, 25 सत्य 175 को 5, 175 को 5 हासिल कितना आ गया, 17 आ गया। और 25 गुना के 50, 50 17 कितना होगा, 67, 10 से भाग देंगे तो 10 लग जाएगा माइनस। चलिए 1000 का जो है 1000 का 0.02% निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 10 से गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव यहां से यहां लग जाएगा। मतलब 0 क्या करना है, घटाना है। मतलब कि 0.2 को घटाएंगे 67.5 में से, तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 67.3 आएगा। 67.3 ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं इसमें। चलिए देखते हैं, और शायद ये दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है तो इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।